प्रेजेंटेड बाय डेटॉल, बनेगा स्वस्थ इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक लक्ष्य है, उन्होंने एक मिशन लाइफ की शुरुआत करी है। आजकल जो जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, हम मानव जिम्मेदार हैं। आपको कोशिश करनी चाहिए, निजी तौर पर भी और वैश्विक तौर पर भी, क्योंकि ये एक ऐसी समस्या है जो कहीं भी हो सकती है। ये समस्या ये नहीं देखेगी कि ये विकसित देश है, मैं यहाँ नहीं जाऊंगी, ये विकासशील देश है, मैं यहाँ नहीं जाऊंगी, या फिर ये अल्प विकसित देश है, मैं यहाँ नहीं जाऊंगी। पावर्ड बाय दून डिफेंस ड्रीमर्स, राष्ट्रीय हित में अग्रसर संस्थान। को पावर्ड बाय ब्लिप यूके ऐप, बिल से जीतो इनाम। पनीर पे 5% जीएसटी लगता है, स्पाइसेस पे भी 5% लगता है, बटर पे 12% जीएसटी लगता है। तो आप ये सोचिए कि पनीर बटर मसाला पे कितना टैक्स लगेगा। थैंक यू। इन एसोसिएशन विद यूकॉस्ट देहरादून, नमामि गंगे, ट्रैवल पार्टनर उत्तराखंड वेकेशंस प्राइवेट लिमिटेड, हैप्पीनेस पार्टनर पहाड़ी स्टोर, आउटडोर मीडिया पार्टनर हिमालयन एडवर्टाइजिंग हल्द्वानी। We are the student from School of Nursing. As we all know that today we are conduct here for gathering a debate competition, and our topic is why GST is important or what are the advantages and disadvantages of GST. So according to me, GST is best, and first of all I will give you brief intro about the GST. GST stand for Goods and Services Tax, implemented on 1st July 2017 by Government of India. The main motto is to reduce the unnecessary tax from everything. So according to me, our GST is best, and we will give a favor news on GST. GST को लेकर गवर्नमेंट ने अच्छे विचार थे, लेकिन हमें लगता है कि पॉवर्टी बहुत ज़्यादा आ गई है, क्योंकि ये एक वन नेशन वन टैक्स है। तो इसको लेकर मेनली यही है कि पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनको ही फ़ायदा हो रहा है। जय सर ने बोला कि उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान है, कि जो पुअर पीपल है उनको बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस है। तो सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज अभी आपने सुना होगा कि जब जीएसटी इम्प्लीमेंट की गई थी तो जितने भी आपके अननेसेसरी टैक्सेस थे, जैसे आपकी एक्साइज ड्यूटी थी और जो आपका सैट और ये सब था, तो उसको रिमूव किया गया है और उसकी जगह पे सिंगल टैक्स रखा गया। और किसने बोला कि उसके डिसएडवांटेजेस है? जो पर्सन है, जो आपका फैमिली में कुछ भी है, ठीक है, मेडिसिन आपको फ्री में दी जाती है, जितने भी आपके खाने से रिलेटेड चीज़ें हैं उस पर 0% जीएसटी है। और जो भी फार्मर्स हैं, पहले उनको कितनी सारी जीएसटी इस पे कितने सारे उनको टैक्स देने पड़ते थे, बट अब तो हमारी गवर्नमेंट ने वो सब टैक्सेस रिड्यूस कर दिए। तो अब काहे की पॉवर्टी रह गई सर? जैसा कि हम जानते हैं कि जीएसटी का नुकसान बहुत है, क्योंकि एग्रीकल्चर क्षेत्र में हम देखें तो किसान को बहुत सारा नुकसान पहुंचता है, क्योंकि जो हम बीज खरीदते हैं उसके लिए भी जीएसटी देना पड़ता है। फिर हार्वेस्टिंग कल्टीवेटर जो मशीन हमारे किसान खरीदते हैं उसके लिए भी जीएसटी देना पड़ता है। इसके साथ हम कह सकते हैं कि ये जीएसटी दो बार एक ही आदमी से दिया जा रहा है। इस कारण से किसान को ज़्यादा नुकसान, और किसान अपनी जो जितनी आमदनी कर पाता है उससे ज़्यादा उनकी जीएसटी की भरपाई नहीं हो पाती। थैंक्स। हाउ कैन यू से दैट कि एक इंसान से 2 बार जीएसटी लिया जा रहा है? अगर कोई इंसान एक बार एक चीज़ को खरीदेगा तो उससे एक बार वो जीएसटी लिया जाएगा, वो डबल जीएसटी नहीं भरेगा ना उसके लिए। आप बोल रहे हो कि मशीन जो लोग ले रहे हैं, जो गाड़ियाँ ले रहे हैं अपनी खेती बाड़ी के लिए, उसके लिए उनको जीएसटी देना पड़ रहा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, उसके जो जीएसटी है वो ओनली 5% है। जो लग्जरी गाड़ीज आती है ना, जो लग्जरी कार आ रही है जिनसे ज़्यादा धुआं होता है, उनके लिए 28% जीएसटी लगता है। वो 28% जीएसटी कहाँ जाता है? गवर्नमेंट के पास जाता है। और इतना सबको पता है कि अगर देश का विकास होगा तभी सबका विकास होगा। उसमें वो गरीब लोग भी आ जाते हैं, इसमें वो किसान लोग भी आ जाते हैं। सर जैसा कि आप बोल रहे हो कि जीएसटी सिर्फ एक ही उसमें लिया जाता है, बट हम जब जीएसटी को इन डेप्थ में स्टडी करते हैं तो स्टेट लेवल पे अलग जीएसटी लिया जाता है और जो लाइक सेंट्रल लेवल है उस पर जीएसटी अलग लिया जाता है। अब जैसे कि आपने बोला कि एक ही टैक्स लिया जा रहा है, अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर में ही बात करते हैं तो एक एग्रीकल्चर एक फार्मर
अगर वो फार्मिंग करना है तो ऑल वी नो कि उसकी कंडीशंस क्या होती हैं। अब उसी में वहाँ पे वो सीड्स के अलग से जीएसटी दे रहा है, उसी में जो भी वो इक्विपमेंट्स परचेज कर रहा है उसका अलग से जीएसटी दे रहा है, एंड ऑल्सो when he sell the products in the market they also have to pay अलग kind of like GST. so how can you say कि एक ही GST पे करना पड़ रहा है? जब हम GST को इन डेप्थ स्टडी करते हैं तो उसमें छोटे छोटे अलग अलग पॉइंट्स हैं जिसमें कि हमें GST हिडन टैक्सेस के रूप में पे करना पड़ता है। आप जैसे बोल रहे हो ना, आपने मेरे को ये बोला है कि जब वो अपनी चीज़ को सेल कर रहा है तब उसको जीएसटी देना पड़ रहा है, जो सेल करता है उसको जीएसटी नहीं देना पड़ता, जो परचेज करता है उसको जीएसटी देना पड़ता है। अगर फार्मर को सबसे मेन चीज़, अब एग्रीकल्चर कर रहा है तो सबसे मेन चीज़ उसे सीड लेगा, ठीक है, उसे पेस्टिसाइड्स सारी सब चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। जब पहले टैक्स लिया जा रहा था तो 6% टैक्स जा रहा था जिसमें 1% एक्सिस था और 5% VAT था। जब से जीएसटी आया है तब से वो टैक्स बढ़ के डबल हो गया, जो हो गया 12%। तो फार्मर को क्या उसमें बेनिफिट हो रहा है? उसका तो 6% ज़्यादा ही जा रहा है ना, उसमें डबल जा रहा है, तो यहाँ पे उसका लॉस हो रहा है। उसकी इनकम तो ज़्यादा से ज़्यादा उसी टैक्स भरने में चली जाएगी। जीएसटी हर चीज़ में नहीं लगती, इसीलिए जीएसटी के अंदर एक स्कीम निकाली गई थी, कंपोजिशन स्कीम। उसमें अगर कोई भी जीएसटी में कंपोजिशन स्कीम में अपना रजिस्ट्रेशन करवाता है तो उसका जीएसटी चाहे वो 5% हो, 12% हो, 18% हो या 28% हो, तो वो सब हट के सिर्फ 1% जीएसटी लगती है उस पर। तो ऐसा जीएसटी ने ये भी स्कीम निकाली है। अगर स्कीम की बात की जाए तो अगर नॉर्मल फार्मर से पूछा जाए किसी को भी स्कीम के बारे में नहीं पता होगा। और इस स्कीम के बारे में अगर बात की जाए तो ऐसी स्कीम को पाने के लिए किसानों को 100 धक्के खाने पड़ते हैं और फिर एक छोटा सा बेनिफिट होता है उन्हें। और यही बात करी जाए तो फार्मर्स ज़्यादातर फार्मिंग वही करते हैं, अनएडुकेटेड लोग, उन्हें एजुकेशन नहीं है। हाँ, तुमने जीएसटी बोला, उन्होंने स्कीम्स निकाली है, बट वो स्कीम का फ़ायदा क्या जब तक उन्हें पता ही नहीं होगा। ज़्यादातर लोग ऐसे हैं, जीएसटी के बारे में उन्हें पता है कि गुड एंड सर्विस टैक्स है, बट उन्हें ज़्यादातर लोगों को इसकी एजुकेशन नहीं है। और ठीक है, मान लिया कि जितने भी हमारे फार्मर्स हैं वो अनएजुकेटेड होते हैं या फिर उनको बेसिक नॉलेज नहीं होती है, बट हर किसी फार्मर के घर में कोई ना कोई एजुकेटेड पर्सन तो होता है ना जिसको पूरी नॉलेज होती है। एंड सेकेंड ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि पहले जो फार्मर होते थे ना उनको कितने धक्के खाने पड़ते थे, एक जगह इधर बैठ लगता था, दूसरी जगह एक्साइज ड्यूटी लगती थी। बट अब क्या हो रहा है, अब सिर्फ उनको सिंगल टैक्स देना पड़ रहा है। आप इतना अनएजुकेटेड कर रहे हो तो इट्स बेटर ना कि आप कोई प्रोग्राम स्टार्ट कर दो कि जिसमें आप जीएसटी के बारे में भी बता पाओ ना। इट्स बेटर फॉर दैट। सो मिस, आप बोल रहे हो कि एक प्रोग्राम शुरू करना चाहिए, बट एज यू नो, यू स्टडी अबाउट जीएसटी की स्कीम हर 3 महीने में चेंज होती है। अगर हम एजुकेशन सिस्टम चलाते हैं तो मिस हम हर 3 महीने में किसी भी इंडिविजुअल को ये नहीं समझा पाएंगे कि आपके ऊपर इतना जीएसटी का परसेंटेज यहाँ पे जा रहा है। और ये पॉसिबल भी नहीं है कि आप हर 3 महीने में जाके एक असेंबली कंडक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे बोल रहे हैं कि जीएसटी यहाँ पे इतना लागू हो रहा है और यहाँ पे इतना लागू हो रहा है। और इससे हमारी जो पुअर क्लासेस हैं उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो रहा है, क्योंकि जो एजुकेटेड पीपल और जो हायर क्लास पीपल हैं उनको पता होता है कि वहाँ पे वो इतना सेव कर सकते हैं, बट जो पुअर पीपल हैं उनको इस बारे में नहीं पता। और जिससे कि हमारी जो पुअर पीपल हैं उनके ऊपर इतना इफेक्ट पड़ता है कि वो पुअर ही रह जाते हैं, वो उस क्लास से ऊपर नहीं आ पाते। आपने स्मार्टफोन सुना है? हर घर में देखा होगा, कितने भी गरीब से गरीब हो हर घर में स्मार्टफोन है। उस स्मार्टफोन में आप कुछ भी सर्च करो, वो आपके ऊपर बात है कि आप लोग कुछ और सर्च करते हो, वो लोग कुछ और सर्च करते हैं। अगर वो किसान है ना, अगर वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ठीक है, तो वो अपने जीएसटी के बारे में जरूर देखेंगे। अगर उनको वेलफेयर अपना चाहिए तो, अगर वो अपना फ़ायदा चाहते हैं तो जीएसटी के बारे में ज़रूर देखेंगे उसमें। और उसमें हर 3 महीने में, अगर हर अगले दिन भी स्कीम चेंज होती है ना, तब भी उसमें दिखाएगा। अगर किसान के पास इतना ही नॉलेज होता तो फिर हमें इनकी स्मार्टफोन की देखने की ज़रूरत नहीं होती, ना ही वो। सर, मैंने आपको बताया कि डेयरी प्रोडक्ट पे कोई जीएसटी नहीं है। अगर आप उसको खुला खरीदते हैं, अगर सुनो कोई बात नहीं, अगर आप मिल्क को पैकेट में ले रहे हो तो उसके ऊपर जीएसटी है। अगर आप दूध वाले से ले रहे हो तो कोई जीएसटी नहीं है उसके ऊपर। वो गाय से दूध निकालेगा, उस पर जीएसटी लगा के नहीं बेचेगा आपको, वो आपको 50 रुपये लीटर ही देगा। पहले तो अभिनव सर आप ये बताइए, क्योंकि आप पढ़ाते भी हैं, तो ये डिबेट कैसी लगी आपको? क्या लग रहा था, हो जाता थोड़ी देर में युद्ध? बस सर यही लग रहा था, मैं आपसे पहले मना करने वाला था। कैसी लगी डिबेट? वैसी बातें ठीक करी, इनने कुछ गलत तो नहीं बोला? बिल्कुल, बातें बिल्कुल अच्छी कर दी, लेकिन जिन्हें विपक्ष करना होता है ना उन्हें ज्यादा तैयारी करनी पड़ती है।
क्योंकि किसी बात को अगर काटना होता है ना तो उसकी तैयारी ज़्यादा होनी चाहिए। तो आपको ज़्यादा फैक्ट एंड फिगर तैयार करनी चाहिए। बाबा ऑल वेल, बहुत अच्छा करा आप लोगों ने जी। एंड यही नहीं है सर, मैं यहाँ पे हालांकि हमारे पूरे लीग में ये था नहीं कि मैं कहीं नर्सिंग कॉलेज में भी जाऊँगा। अब अगर यहाँ पर आया हूँ तो देखिए आपके लिए हमारे पास है कि अगर आप लोग आफ्टर अपनी ग्रेजुएशन करने के बाद MNS के लिए परस्यू करना चाहते हैं तो आपके लिए हम लोग MNS की प्रिपरेशन देहरादून में कराते हैं। उसको भी हम एनरोल कर लेंगे अपने फाउंडेशन के अंदर, जिसमें आप अगर एग्ज़ाम देते हैं तो उसके अंदर आपको अप टू 100% भी स्कॉलरशिप मिलती है। ये हम ऑल ओवर द उत्तराखंड चलाते हैं और जैसा आप परफॉर्मेंस करेंगे वो अकॉर्डिंग टू डेट परफॉर्मेंस आपको स्कॉलरशिप मिलती रहेगी। बहुत अच्छा है तो 100% भी मिलेगी, फिर वो कम भी होती चली जाएगी। अब नहीं अच्छा करेंगे तो देखो फिर पूरी फीस देनी पड़ती है, उसमें फाउंडेशन कुछ नहीं करता। के अंदर वंडर बड़े भयंकर। नमस्कार, मैं आपका मुख्य सेवक पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूँ। नया भारत साइंस और टेक्नोलॉजी का भारत है और उत्तराखंड को भी विज्ञान प्रौद्योगिकी के मामले में नई ऊंचाइयों पर ले जाना हमारा लक्ष्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक लक्ष्य है, उन्होंने एक मिशन लाइफ की शुरुआत करी है। तो मिशन लाइफ क्या है? लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। आज प्राकृतिक और मानवीय कारकों की वजह से हमारी जलवायु स्थिर नहीं रह पा रही है, जिसका नतीजा जलवायु परिवर्तन बनकर सामने आ रहा है। जलवायु परिवर्तन का अर्थ है कि जलवायु में दिखने वाले बदलाव। ये कोई महीने, 2 महीने या साल 2 साल की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि जलवायु परिवर्तन में कई हजार साल या फिर कई लाख साल भी लग सकते हैं। जलवायु परिवर्तन किसी क्षेत्र विशेष पर भी हो सकता है और ये वैश्विक यानी पूरे विश्व पर भी हो सकता है। जलवायु परिवर्तन की समस्या से केवल हमारा देश भारत ही नहीं बल्कि विश्व के सभी देश इससे प्रभावित हुए हैं। यही कारण है कि ये समस्या अब वैश्विक हो चुकी है। इसके बारे में सम्मेलनों में बात की जाती है। इसके मुख्य मुद्दे हैं ग्लेशियरों का पिघलना, ग्लोबल वार्मिंग, सूखा, सुनामी जैसी परेशानियाँ जलवायु परिवर्तन के ही परिणाम हैं। वर्तमान में हम जलवायु परिवर्तन के लिए किसी एक कारण को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, बल्कि उसके लिए कई कारण जिम्मेदार हैं। ओजोन परत पर दबाव पड़ने के कारण तापमान बढ़ता है और जो हमारे ग्लेशियर हैं वो पिघलने लगते हैं। अगर वो पिघलेंगे तो जल स्तर की मात्रा बढ़ जाएगी और जो हमारे तटीय क्षेत्र हैं वो डूबने लगेंगे। तो इन सबको बताने का मेरा कारण ये है कि आजकल जो जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं वो उसके लिए प्रकृति तो जिम्मेदार है ही, लेकिन प्रकृति से ज़्यादा हम मानव जिम्मेदार हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि हम उसको रोकें, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति या फिर किसी एक देश से नहीं होगा। ये समस्या पूरे विश्व में फैल चुकी है। इसे करने के लिए हम सबको सहयोग करना होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक जने से नहीं होगा तो आप कोशिश करना छोड़ दें। आपको कोशिश करनी चाहिए, निजी तौर पर भी और वैश्विक तौर पर भी, क्योंकि ये एक ऐसी समस्या है जो कहीं भी हो सकती है। ये समस्या ये नहीं देखेगी कि ये विकसित देश है मैं यहाँ नहीं जाऊँगी, ये विकासशील देश है मैं यहाँ नहीं जाऊँगी, या फिर ये अल्प विकसित देश है मैं यहाँ नहीं जाऊँगी। हमें अधिक से अधिक अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, वनों का सफाया रोकना चाहिए और हमें जितना हो सके वाहनों के प्रयोग को रोकना चाहिए, क्योंकि उनसे निकलने वाला धुआं भी हमें बहुत प्रभावित करता है। अगर हम ये सब उपाय अपनाएंगे, ग्लोबल वार्मिंग को रोकेंगे, तो पृथ्वी पर जब भी हमारा जीवन संभव रह पाएगा। तो यही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा, आंचल तेरा रहे माँ,
रंग बिरंगा ऊंचा आसमां से हो तेरा तिरंगा, जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे, ओ देश मेरे, तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। धन्यवाद। विज्ञान धाम के अंदर वंडर बड़े भयंकर, ओहो हिल यात्रा